दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सूचना के अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। इसमें आप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख उपबंधों, केंद्रीय सूचना आयोग गठन कार्य और शक्तियाँ, राज्य सूचना आयोग के गठन कार्य और शक्तियाँ, सूचना के अधिकार अधिनियम की शक्तियाँ और सीमाओं के बारे में जानेंगे। साथ ही सूचना के अधिकार के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट और विधिक शब्दावलियों के बारे में भी हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आगामी आयोजित की जाने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। सूचना का अधिकार और सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान, उपबंध और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। सबसे पहले हम सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसको जानेंगे। तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी RTI एक्ट 2005 ये भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो नागरिकों को सरकारी और सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूद जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देता है। और ये अधिनियम 15 जून 2005 को पारित हुआ था और 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। और इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। अधिकार क्या हैं तो आप जान लीजिए। इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने और प्राप्त करने का अधिकार है। ये अधिनियम सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने में मदद करता है। साथ ही ये अधिनियम केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं पर लागू होता है और नागरिकों को विभिन्न सरकारी दस्तावेजों, रिकॉर्ड, कार्यप्रणाली और अन्य सूचनाओं तक पहुंचने का अधिकार है। नागरिक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यदि किसी नागरिक को सूचना नहीं मिलती या वह निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो अपील कर सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। RTI या सूचना का अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाता है, उन्हें सरकार के कामकाज में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है और भ्रष्टाचार रोकने और सरकारी कामकाज करने में पारदर्शिता लाने में ये मदद करता है। तो आप देखिए, भारत के शासन और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ही शासन और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। और इसी प्रावधान के निर्देशन में संघ के लिए एक केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और राज्यों के लिए राज्य सूचना आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। और संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया गया है और ये जो है मूल अधिकार हो गया है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और प्रत्येक नागरिक सरकार से सूचना के अधिकार के तहत जो है टिप्पणी, सारांश और दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां मांग सकता है। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ और 31 अक्टूबर 2019 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख राज्य में भी लागू हो गया है। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम अब संपूर्ण भारत में लागू हो गया है। सूचना के अधिकार कानून का उद्देश्य क्या रहा? तो कोई भी कानून या कोई भी व्यवस्था बनाई जाती है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। इसके बारे में जानते हैं कि सूचना के अधिकार कानून का उद्देश्य क्या है। तो लोक प्राधिकारी के कार्यों में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता लाना, सूचना तक आम लोग या जनसाधारण की पहुंच को सुनिश्चित करना, सूचना के अधिकार कानून को व्यवहार में लाना, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का गठन करना और सूचना से संबंधित या जुड़े विषयों का उपबंध करना, ये सूचना के अधिकार कानून का उद्देश्य है। यानी जो भी सरकारी सेवक हैं उनके कार्यों में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता लाना, जो भी सूचनाएं हैं उन तक जनसाधारण या आम लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना,
सूचना का अधिकार कानून है इसको व्यवहार में लाना और सूचना से जुड़े विषयों का उपबंध करना, ये सभी सूचना अधिकार कानून के उद्देश्य हैं। अब आइए जानते हैं इसी क्रम में कि सूचना या जो इन्फॉर्मेशन होती है जिसके लिए ये सूचना का अधिकार या कानून बना है, इसका अर्थ क्या है। तो सूचना का अधिकार के अंतर्गत सूचना से तात्पर्य ऐसी टिप्पणी, सारांश और दस्तावेजों से है जिसके अंतर्गत किसी डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, ईमेल, लॉगबुक, संविदा कागज पत्र, प्रेस विज्ञप्ति और तथ्यों से संबंधित सामग्री शामिल हो। साथ ही निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना जिस तक किसी लोक प्राधिकारी की विधि के अधीन पहुंच हो सकती है, ये सारी चीज़ नहीं सूचना यानी इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आती हैं, सूचना के अधिकार के अंतर्गत। सूचना के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से निकाय या संगठन आते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार जो है, इसके अंतर्गत जो कानून बना है ये बहुत विस्तृत है और शासन के लगभग सभी मामलों को शामिल करता है। सभी स्तरों पर संघ यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय और साथ ही सरकार से अनुदान प्राप्तकर्ताओं पर ये कानून लागू होता है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से निकाय और संगठन हैं जिनको छूट प्राप्त है, तो अधिनियम में दी गई कोई बात द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट आसूचना और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होती, जैसे सुरक्षा बल जैसे बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ। इसमें सशस्त्र सेनाओं को अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। अब आइए जानते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम में प्राप्त अधिकार कौन से हैं। दोस्तों, सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो नागरिकों को अधिकार प्राप्त है उसमें दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार, कोई भी सामग्री या दस्तावेज के प्रमाणित यानी सर्टिफाइड नमूने लेना, किसी दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट आउट लेना और दस्तावेजों और अभिलेखों की प्रमाणित प्रति लेना, ये सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत सब कुछ खुला है। इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत ये अधिकार जो दिए गए हैं इनकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे ऐसी सूचना को प्रकट करने से रोक लगाई है जिसके प्रकट हो जाने से भारत की संप्रभुता को खतरा हो, एकता और अखंडता में व्यवधान आए और वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो सारी सूचनाएं लेने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार नागरिक को दिया गया है सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। लेकिन भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और वैदेशिक संबंधों को समाप्त या खराब करने वाली किसी सूचना को प्रकट हो जाने का जो सूचना है वो नहीं दी जा सकती। ऐसी सूचना के प्रकटन पर रोक लगाई गई है जिससे किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो। ऐसी सूचना के प्रकटन पर रोक लगाई गई है जिससे किसी न्यायालय की अवमानना होती हो। और ऐसी सूचना को प्रकट करने से रोक जिसके प्रकटन से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग होते हों, ये सूचनाएं सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना और इसके अलावा व्यक्तिगत सूचना को प्रकट करने पर रोक लगाई गई है जिसके प्रकटन से या जिसके सामने आने पर किसी लोक क्रियाकलाप का संबंध होता हो। तो ये सारी चीज़ें सूचना के अधिकार दायरे से बाहर रखी गई हैं। अब जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम को कार्यान्वित करने वाली संस्थाओं का स्वरूप कैसा होगा। तो आप याद रखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम को कार्यान्वित करने वाली संस्थाओं का स्वरूप त्रिस्तरीय होगा। केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग, प्रथम अपीली अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी। अब इसमें जानेंगे केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट 2005 के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग का जो संस्थागत ढांचा है उसको देख लेते हैं किस प्रकार का होता है। तो इसमें मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 10 सूचना आयुक्त होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के नीचे सचिव होते हैं और इसके अलावा पंजीयक होते हैं। सचिव के नीचे अपर सचिव, संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव कानून, संयुक्त सचिव MNR, संयुक्त सचिव P&B होते हैं। इसके अलावा पंजीयक जो होते हैं उनके अंडर में रिकॉर्ड रूम होता है। और आप जान लीजिए संयुक्त सचिव P&B जो होते हैं
उनके अंतर्गत सामान्य प्रशासन, अकाउंट और डीडीओ तथा योजना और बजट का कार्य होता है। एमआर के अंतर्गत M&R सेल होता है। संयुक्त सचिव कानून जो होते हैं अनुसंधान और प्रकाशन का कार्य करते हैं और लीगल सेल इनके अंतर्गत होता है। और जो संयुक्त सचिव प्रशासन होते हैं ये प्रशासन स्थापना और RTI सेल देखते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये हमारा संरचनात्मक ढांचा है सूचना आयोग का या सूचना आयुक्त का। इसमें M&R का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग, P&B का प्लानिंग एंड बजट, DDO का ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर यानी आहरण वितरण अधिकारी। और दोस्तों ये संक्षिप्त नाम थे जो कि सूचना आयोग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जो हमारे विधिक अधिकारी हैं। अब आइए जानते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान। RTI एक्ट 2005 की धारा 12 के अधीन केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक उतने सूचना आयुक्तों जितना केंद्र सरकार जरूरी समझे मिलकर गठित होता है और आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन RTI एक्ट 2005 की धारा 12 के अधीन किया जाता है, जिसमें केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं यानी मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। पात्रता और नियुक्ति की शर्तें क्या हैं? तो RTI अधिनियम 2005 की धारा 12(3) में जो प्रावधान किए गए हैं मुख्य सूचना आयुक्त के जो है नियुक्ति के लिए, तो राष्ट्रपति चयन समिति के प्रस्ताव के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। चयन समिति में प्रधानमंत्री जो समिति के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट कोई कैबिनेट मंत्री होते हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का चयन करते हैं। पात्रता क्या है? तो जान लीजिए कि RTI एक्ट 2005 की धारा 12(5) और 12(6) में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के चयन और उनके पात्रता के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसमें यह कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। इसके अलावा आप जान लीजिए कि मुख्य सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा और कोई लाभ या कारोबार या वृत्ति नहीं करेगा। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तें क्या हैं? तो इसका प्रावधान RTI एक्ट 2005 की धारा 13(1)(5)(a) में किया गया है। आप देख सकते हैं मुख्य सूचना आयुक्त को दिए जाने वाला वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निर्बंधन और शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि भारत का चुनाव आयुक्त होता है उसके समान होंगे और केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों के कार्यकाल को निर्धारित करेगी। इसके अलावा मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा? तो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा इस स्थिति के अलावा राष्ट्रपति द्वारा इन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है दिवालिया होने पर, अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर, पदावधि के दौरान कहीं और वैतनिक नियोजन में लगे होने पर, मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम होने पर और भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध होने पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये तो था केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। अब आइए स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन या राज्य सूचना आयोग के बारे में जानते हैं। तो राज्यों में RTI एक्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है और आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। जैसे केंद्र में मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं, इसी तरह राज्य में भी एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10
10 सूचना आयुक्त होते हैं और राज्यपाल एक समिति के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भी एक चयन समिति बनती है। इस चयन समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसमें विधानसभा के विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कैबिनेट के एक मंत्री शामिल होते हैं, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का चयन करते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, इनकी पात्रता शर्तें केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के समान होती हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त की पदावधि और सेवा शर्तें, तो आप जान लीजिए इनकी पदावधि और सेवा शर्तें, वेतन भत्ते और सेवा निर्बंधन की शर्तें केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की पदावधि, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, सेवा निर्बंधन की शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को पद से कब हटाया जा सकता है? तो पद से हटाने का प्रावधान ये है कि राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, या इसके अलावा दिवालिया होने पर, अपराध के लिए दोषित होने पर, पदावधि के दौरान कहीं और नियोजन में लगे होने पर और मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम होने पर राज्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य कौन कौन से होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का ये कर्तव्य है कि वो जो शिकायत प्राप्त होती है उनकी जांच करे, उसके खिलाफ जिसने मांगी गई सूचना तक पहुंच होने से इनकार किया हो, उसके खिलाफ जिसने नियत समय सीमा के भीतर सूचना न दिया हो, और जिसने नियत फीस से अधिक फीस ली हो जो अनुचित है, और ये विश्वास करता है कि उसे भ्रम में डालने वाली मिथ्या सूचना दी गई है। और केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग को जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी, जिसमें जो शक्तियां हैं वो ये प्राप्त होती हैं कि वो सम्मन जारी कर सकते हैं, शपथ पत्र पर लिखित या मौखिक साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज पेश करने के लिए विवश कर सकते हैं, दस्तावेजों का प्रकटीकरण और निरीक्षण, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना, और किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां प्राप्त करने का जो है कार्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयोग को होता है। सूचना उपलब्ध कराने के लिए जवाबदेही किसकी होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए समुचित सरकार, लोक प्राधिकारी और सक्षम प्राधिकारी, इन 3 जो है प्राधिकारियों को जवाबदेह माना गया है। तो इसमें समुचित सरकार कौन होती है? तो किसी लोक प्राधिकरण में समुचित सरकार से तात्पर्य केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्थापित या उसके स्वामित्व में उसके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संगठन, ये समुचित सरकार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित और उसके स्वामित्व के अधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संगठन, ये समुचित सरकार के अंतर्गत आते हैं। लोक प्राधिकारी, तो लोक प्राधिकारी से तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी या निकाय स्वायत्त सरकारी संगठन से है जो संविधान के अधीन संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई अन्य विधि द्वारा समुचित सरकार द्वारा जारी आदेश या अधिसूचना द्वारा गठित हों, इनको लोक प्राधिकारी कहा जाता है। और इसी तरह सक्षम प्राधिकारी लोकसभा और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के सभापति, भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या राज्यपाल और संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक, ये सक्षम प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल होते हैं। अब दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम, इसमें एक संशोधन किया गया है। जो मूल RTI एक्ट 2005 था, इसको 2019 में संसद के मानसून सत्र में इसमें संशोधन किया गया है। देखिए, 3 धाराओं में संशोधन किया गया है मूल एक्ट की। एक तो धारा 13 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार
केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले होता था, इसमें परिवर्तन किया गया है। और केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब इसकी कोई सीमा नहीं रह गई है। ठीक इसी तरह धारा 16 में परिवर्तन किया गया है। केंद्र सरकार के अधीन इसको कर दिया गया है और इस धारा के तहत पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता था, इसको भी इसमें केंद्र सरकार के अधीन परिवर्तन कर दिया गया है। नया संशोधन जो हुआ है, इसके तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा ही तय किए जाने का प्रावधान किया गया है। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये प्रावधान करता है कि यदि कोई सक्षम व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय किसी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ के बराबर राशि को उसके वेतन से घटा दिया जाएगा। लेकिन नए संशोधन में इस प्रावधान को हटा दिया गया है। दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम की कुछ सीमाएं भी हैं जिनको जानना जरूरी है। सीमा या इसकी कमियां क्या हैं? तो सूचना के रखरखाव और डिजिटलीकरण आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से नहीं किया गया है। सूचना के अधिकार का गोपनीयता के अधिकार जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 से विरोधाभास है। आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों की वजह से ये अधिनियम पूरी तरह लागू नहीं हो पाया और कहीं कहीं सूचना में अनावश्यक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां जो है शामिल की गई हैं और निजी क्षेत्रों को इस कानून के दायरे से बाहर रखना, ये सभी आप जान लीजिए सूचना के अधिकार अधिनियम की कुछ जो है कमियां हैं जिनको कि दूर किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन आरटीआई का महत्व इससे कम नहीं होता है। सूचना के अधिकार में वो सभी जानकारियों की पहुंच शामिल है जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रखी गई हैं या उसके नियंत्रण में हैं और इस कार्य दस्तावेज का निरीक्षण करने, नोट्स लेने, दस्तावेज के सर्टिफाइड प्रतियां प्राप्त करने, प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार शामिल है। और ये जानकारी या सामग्री चाहे भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जहाँ भी संरक्षित है, संग्रहित है, उनको जो है व्यक्तियों को प्राप्त करने का अधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। आप जानते हैं कि सूचना के अधिकार का उपयोग जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको एक आवेदन पत्र भरना पड़ेगा। आवेदन में आपको उस जानकारी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करके आप सूचना प्राप्त करेंगे और यदि आपको 30 दिनों के भीतर जानकारी नहीं मिलती या आप निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपील भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। सूचना का अधिकार और सूचना का अधिकार अधिनियम, प्रमुख प्रावधान, विशेषताएं और इसकी कमियां। लेकिन आरटीआई का महत्व इसकी कमियों के नाते कम नहीं होता है। आरटीआई नागरिकों को सशक्त बनाता है, उन्हें सरकार के कामकाज में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। ये पारदर्शिता और जवाबदेहिता के लिए महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने में मदद करता है और ये नागरिकों को ये जानने का भी अधिकार देता है कि उनका पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है और सरकार क्या कर रही है। तो सूचना का अधिकार जो है उत्तरदायित्वपूर्ण, जवाबदेहपूर्ण और पारदर्शी प्रशासन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये जो सूचना का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करके इसका दायरा और भी व्यवस्थित कर दिया गया है। तो ये था आज का वीडियो जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।